कल हम लोग क्या नाम है फेरा किए थे। फेरा के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या क्या उनमें प्रोविजंस थे। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कल हम लोग उसको कवर किए थे। और ये 1973 का लॉ था। उस समय इनिशियली जो है इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रोइंग फेज में थी, या हमें क्या नाम है हमारी इकोनॉमी को रिक्वायरमेंट थी कि हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आए, या हमारी एक इकोनॉमी एकदम मतलब नई थी। उतना हमें चीज़ों की नॉलेज भी नहीं थी, या ये कह सकते हो कि उतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने। और तुम लोगों ने कल ये देखा कि फेरा के कारण मतलब उसमें क्या क्या उसमें लूप होल्स थे, जिसका कि क्या नाम है हवाला के ट्रांजेक्शन में और ये सारी जगहों पे उनका मिसयूज हुआ। तो इसको रोकने के लिए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने के लिए उसको रिप्लेस किया गया, और जो नया लॉ आया उसको हम लोग फेमा रेफर करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और इसमें कुछ प्रोविजंस चेंज हुए, पेरा को रिप्लेस करके इसमें प्रोविजंस चेंज हुए। तो क्या क्या इसके प्रोविजंस के पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं लास्ट में कि फेरा और फेमा में क्या मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग उसकी देख लेते हैं। ठीक। देखो, ये सारे पॉइंट्स हम लोग कल भी फेरा में कर चुके थे। तो मोस्टली क्या नाम है फेरा एंड फेमा में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दोनों के ऑलमोस्ट सेम थे, सिमिलर थे। कुछ उसमें चेंजेस हुए थे, जैसे कि सर फेरा। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा आ रही है सर। तो फेरा में किसी ने कहा कि मतलब वो आवाज नहीं आ रही इसलिए पूछ रहा हूं। तो फेरा में जैसे कि फेरा में क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन यहाँ पे फेमा में उसको सिविल ऑफेंस कर दिया गया। ठीक। तो ये कुछ चेंजेस हम लोगों ने किए अपनी इकोनॉमी को मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को और मतलब अच्छा बनाने के लिए कुछ चेंजेस हम लोगों ने किए। तो पहले ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स तुम्हें क्या नाम है फेरा से ज़्यादा अंतर नहीं पाओगे, ऑलमोस्ट सिमिलर टू फेरा ही रहेगा। ठीक है। तो क्या है, टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। ठीक है, हम लोगों ने फेरा में भी देखा था कि जो एक्सटर्नल ट्रेड होता था, एक्सटर्नल पेमेंट होता था, फॉरेन करेंसी में जो पेमेंट्स होते थे, फॉरेन एक्सचेंज जो होता था, उनको रेगुलेट करने के लिए फेरा की जरूरत थी। सिमिलरली यहाँ पे फेमा भी उसी ऑब्जेक्टिव के साथ वर्क कर रहा था। Then to promote of an orderly maintenance of the foreign exchange market in India। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो इंडिया में था वो न्यू था, वो इवॉल्व हो रहा था। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हम वो करते हैं, वो कहते हैं उसको जहाँ पे कि फॉरेन करेंसी की सेल और परचेज होती है, ऐसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं। उनको आरबीआई रेगुलेट करती है। आरबीआई जैसे हम तुम सब लोग जाके ऐसा नहीं है कि क्या नाम है फॉरेन करेंसी परचेज या बाई कर सकते हैं। वो कुछ ऑथराइज पर्सनल ही होते हैं, या कुछ ऑथराइज मैकेनिज्म ही होते हैं जो कि तुमसे फॉरेन करेंसी बाई कर सकते हैं। उस पर कुछ गवर्नमेंट को आपको पेमेंट भी करना होता है, या गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग भी करनी होती है। तो वो आरबीआई रेगुलेट करता है, और फेमा जो उसमें उनको एक लॉ प्रोवाइड करता है, एक एक्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो रेगुलेट करने की वो मतलब उनको पावर मिलता है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इनिशियली इंडिया में बहुत मतलब न्यू था। जब हम लोग फेरा की बात करते हैं वो इवॉल्व हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे पैसेज ऑफ द टाइम के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, यहाँ पे फॉरेन कंपनीज आई, यहाँ पे फॉरेन मार्केट फॉरेन इंडस्ट्रीज आई। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो भी है वो यहाँ पे इंडिया में धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए फेमा का और मतलब जरूरत थी हमें। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, हम लोगों ने कल देखा था कि फॉरेन कैपिटल जो है वो दो फॉर्म में आता था, एफआईआई के फॉर्म में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, और एफडीआई के फॉर्म में। तो कितना आएगा किस कंपनी में, आपको किस सेक्टर में, जैसे कि 6 सेक्टर्स हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस से रिलेटेड। इनमें कोई भी फॉरेन कंपनी जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती। वो सोलली जो है वो इंडियन कंपनीज के लिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लिमिटेड है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के सेक्टर्स होते हैं जहाँ की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, डिफेंस और इनसे रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे इवॉल्व होती हैं। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट परमिटेड नहीं है। कुछ सेक्टर्स में सिर्फ 50% पर इन्वेस्टमेंट परमिटेड है, कि वहाँ पे 50% कैपिटल जो है वो फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो उनका रेगुलेशन जो है वो भी फेमा के एक्ट में ऑब्जेक्टिव उसका था, तो रिमूव इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि आप जब बाहर आपका पैसा जाता है तो आप उसको एक्सपोर्ट, आप कोई सामान एक्सपोर्ट करते हो तो आपको वो फॉरेन कंट्री जो है वो आपको पेमेंट करती है। वो आपका क्या नाम है क्रेडिट अमाउंट में जाता है। और जब आप कोई बाहर से सामान मंगवाते हो या इंपोर्ट करते हो तो आप फॉरेन कंट्री को पेमेंट करते हो।
वो आपका डेबिट होता है। इन्हीं दोनों का जो बैलेंस होता है, इन्हीं दोनों को जो मेंटेन करने के लिए होता है, उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती है कि उसका आउट मतलब बाहर जो है पैसा ज़्यादा जाए और अंदर जो है वो मतलब इंपोर्ट से पैसा कम आए। वो हमेशा चाहती हैं कि इंपोर्ट हम क्या नाम है पैसा मेरे पास क्या नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मेरा है वो हमेशा सरप्लस में रहे, मतलब हमारी क्रेडिट जो है वो हमेशा डेबिट से ज़्यादा हो, मतलब पैसा हमारा कम आउटफ्लो हो और इनफ्लो ज़्यादा हो, मेरे पास कंट्री में अपना पैसा ज़्यादा है। तो इंडिया की इकोनॉमी जब जो थी उसमें शुरुआत में इनिशियली जो है, क्योंकि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, हम क्या नाम है बेसिकली रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्टर थे, मतलब हम रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग इम्पोर्ट करते थे। तो रॉ मटेरियल जो होता है वो सस्ता बिकता है, वो कम दाम पे बिकता है, तो हम सेम प्रोडक्ट को कम दाम में बेचते थे। सपोज कॉटन हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद फिर क्या नाम है जो फिनिश उससे बने हुए कपड़े होते थे उनको हम इंपोर्ट करते थे, वो महंगे दाम में होते थे। तो हमारे यहाँ एक इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता था, हमारा डेबिट ज़्यादा हो जाता था इन कंपेरिजन टू द क्रेडिट। तो उसको रिमूव करने के लिए फेमा के ऑब्जेक्टिव्स मतलब फेमा का उसमें ज़रूरत थी, फेमा एक्ट उस ऑब्जेक्टिव से बना था। तो मेक स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सिमिलर, जैसे कि लास्ट में बताया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ प्रिवलेंट होती हैं जब कोई इकोनॉमी ग्रोइंग होती है या कोई उसका मार्केट डेवलप होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी वैसे ही होता है जैसे हम लोग नॉर्मल मार्केट होता है, जैसे तुम जाओगे किसी मार्केट में, वहाँ पे तो किसी प्रोडक्ट का तुम कमोडिटी का प्राइस पूछोगे, उससे वो उसकी प्राइस बताएगा, तो वो तुम्हारी डिमांड होती है, तुमने डिमांड की, वो उसके बाद सप्लाई है, वहाँ से उसी सप्लाई के अनुसार उसकी प्राइस डिटरमाइन होती है। डिमांड और सप्लाई जहाँ इक्वेट होती है वही जो है इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो डिटरमाइन होती है। तो वैसे ही सिमिलर केस में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी वैसा ही होता है। किसी करेंसी, कल किसी ने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होती है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी सिमिलरली डिमांड ऑफ द करेंसी, आपकी करेंसी इतनी स्ट्रांग है कि फॉरेन की कंट्रीज या सारी कंट्रीज जैसे उसकी डिमांड कर रही हैं, तो आपकी क्या नाम है डिमांड आपकी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सप्लाई कैसी है, उसी बेसिस पे इक्विलिब्रियम प्राइस है किसी करेंसी की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। जैसे यूएस करेंसी, यूएस की डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो वर्ल्ड में होते हैं वो यूएस डॉलर में होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि लोग क्या नाम है यूएस डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है क्योंकि वो इजीली एक्सेप्टेबल है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भी ट्रेड करना होगा तो वो दोनों यूएस करेंसी में या यूएस डॉलर में ही ट्रेड करेंगे क्योंकि वो इजीली एक्सेप्टेबल है। हो सकता है इंडियन करेंसी को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ना एक्सेप्ट करे और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलियन करेंसी ना एक्सेप्ट करे। तो मोस्टली जो ऐसी मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं उनको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए क्या नाम है फेमा की ज़रूरत थी हमें। रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, कल हम लोगों ने बताया था कि कल हम लोग ने देखा था कि फेरा में फॉरेन कंट्रीज के जो रेजिडेंट इंडिया में आते हैं उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है। वो क्या प्रॉपर्टीज परचेज कर सकते हैं, कितना मूवेबल एसेट कर सकते हैं, कितने शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन्स नहीं होते हैं इसलिए उनके ऊपर लॉ जो है वो कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो वही क्या नाम है उनका कितने परसेंट आपके जो इंडिया में किसी फॉरेन कंट्री का या फॉरेन कंट्री की कोई कंपनी अगर इंडिया में वर्क कर रही है तो वो कितना एम्प्लॉयमेंट फॉरेन कंट्रीज को दे सकती है। अगर वो इंडिया में भी आके और फॉरेन कंट्रीज से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दे तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का क्यों क्या पर्पज़ है, मतलब हमें उसका क्या फ़ायदा है, हमारी इकोनॉमी को क्या बूस्ट मिलेगा। हमें तो तब फ़ायदा मिलेगा ना जब हमारे यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, हमारे यहाँ के लोगों के पास पैसा आएगा, तो वही पैसा वो जो है इकोनॉमी में सर्कुलेट करते हैं, डिमांड होती है, तो फिर इकोनॉमी को आपके बूस्ट मिलता है। लेकिन अगर वो फॉरेन कंट्रीज से ही लोग लाएंगे तो फिर उतना नहीं एडवांटेज हमारी इकोनॉमी के लिए होगा या होम इकोनॉमी के लिए उतना एडवांटेज नहीं होगा। तो उसको रेगुलेट करने के लिए कितना आप फॉरेन कंट्रीज से एम्प्लॉयज़ ला सकते हैं, कितने लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, या नॉन रेजिडेंट जो जो इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए भी फेमा की ज़रूरत थी। देन फॉरेन पेमेंट्स जो हैं, फॉरेन पेमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग कल भी देखे थे। देन द न्यू लॉ इज़ मोर ट्रांसपेरेंट इन इट्स एप्लीकेशन, ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे लॉ इवॉल्व होता है उसमें जो जो कमियां होती हैं वो धीरे धीरे उसको फुलफिल किया जाता है।
जैसे कोई इनिशियली जब कोई लॉ बनेगा, इनिशियली कोई मॉडल बनेगा, इनिशियली कोई थ्योरी बनेगी, तो वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे वो इवॉल्व होती है, नया लॉ बनता है, नया वो मोर ट्रांसपेरेंट होता जाता है। इट हैज लेट डाउन एरियाज वेयर स्पेशल परमिशन टू द रिजर्व बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। इसने क्या नाम है, फेमा ने कुछ उसमें एडिशंस, जैसे कि फेरा में क्या नाम है कुछ एग्जम्पशंस नहीं दिए गए थे, लेकिन फेमा में धीरे धीरे कुछ स्पेशल केसेस के एग्जम्पशंस प्रोवाइड किए गए, जिससे कि क्या नाम है आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो पावर मिला कि वो सर्टेन केसेस में कुछ एग्जम्पशंस नेशन के बेनिफिट में, नेशन के जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिट हो, बेनिफिशियल हो, उसमें वो उनको परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, देन साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, तो ये हम लोग देख लेते हैं, इसको जल्दी देखें क्योंकि मोस्टली सिमिलर पॉइंट्स ही हैं, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। फुल फ्रीडम टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू होल्ड और ट्रांसफर एनी फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसमें एक्ट में क्या हुआ, जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, जो यहाँ पे रह रहा है, उसको क्या नाम है फ्रीडम दी गई कि वो यहाँ पे कोई भी फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर सकता है जो इंडिया के बाहर है। ठीक है, जो इंडिया के मतलब यहाँ का जो रेजिडेंट है वो होल्ड कर सकता है, या सिक्योरिटीज के फॉर्म में, शेयर के फॉर्म में वो यहाँ पे होल्ड कर सकता है। पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया और इज ऑल्सो परमिटेड टू होल्ड शेयर सिक्योरिटीज एंड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय हिम व्हाइल ही वाज रेजिडेंट इन इंडिया। अगर कोई पर्सन ये सपोज कुछ समय के लिए इंडिया में आया, जॉब करने आया, जैसे इंडियंस भी जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में जॉब करने के लिए, वैसे ही फॉरेन कंट्री के लोग इंडिया में आते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए, यहाँ पे वर्क करने के लिए कंपनीज में। ठीक, तो वो अपने यहाँ पे रेसिडेंसी पीरियड के दौरान, जब वो यहाँ पे रेसिडेंट है, इंडिया में रह रहा है, तो सपोज उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, सपोज उसमें क्या ना उसने कोई शेयर्स खरीदे, उसने कोई सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, उसमें कोई उसने इन्वेस्टमेंट किया ड्यूरिंग हिज रेसिडेंस इन द कंट्री, जब वो इस कंट्री में रिजाइड कर रहा है, इस कंट्री में रह रहा है, तो ये एक्ट उसको क्या नाम है परमिशन दिया कि जो आपने उस समय खरीदा है उसको आप होल्ड कर सकते हो जब आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो या आप बाहर भी चले गए हो। ठीक है, तो ये एक्ट उसको प्रोवाइड करता है परमिशन कि आपने अपनी रेसिडेंसी के दौरान, जब आप इंडिया में रह रहे हो, उस दौरान जो आपने सिक्योरिटीज, आपने शेयर्स जो परचेज किए हैं वो आप होल्ड कर सकते हो अगर आप इंडिया के बाहर भी चले गए हो। फेरा में ये प्रोविजंस नहीं थे। फेरा ये कहता था कि जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन नागरिक है, वही क्या नाम है प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, वही यहाँ पे इमूवेबल एसेट होल्ड कर सकता है, बाकी रेसिडेंट जो है वो नहीं होल्ड कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट इसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर था, द EEFC अकाउंट holders and RFC account holders are permitted to freely use the funds held in EEFC RFC accounts for payment of all permissible current account transactions। देखो दो अकाउंट होता है, एक EEFC अकाउंट होता है, एक RFC अकाउंट होता है, मोस्टली दोनों क्या नाम है सेम होता है। सर हेलो, सर आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है, हेलो अभी ठीक है? हाँ सर हेलो हेलो, हाँ सर आ आवाज रही यहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन स्पीकर फुल किए हैं, लेकिन सर आवाज कम ही है। अच्छा ये सेकंड रुको। हेलो, अभी आवाज सही आ रही है? देखो, यस यस सर। सर। हाँ सर। सर बहुत स्लो हाँ आवाज सर आ रही है। हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है आपकी साफ। हाँ आ सर रही है आवाज सर, क्लियर आवाज आ रही हाँ है। सर अब आ रही है। हेलो यस सर, आवाज आ रहा है आपका। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर।
हेलो, उसकी आवाज नहीं है। रुको एक मिनट, तुम लोग ज्वाइन रखो, मैं फिर से रिज्वाइन कर रहा हूँ।